Good morning, student. In last video, we have discussed different combination of two goods that provide same level of satisfaction, but which combination will be actually purchased depend on consumer income and its price. हम लोगों ने जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व क्या होता था? It is the combination of two goods that provide same level of satisfaction, but consumer are different. लेकिन ये एक वो था सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जरूर ये प्रोवाइड कर रहा था. कंज्यूमर इसमें इंडिफरेंट है, लेकिन फिर भी कंज्यूमर कितना परचेज करेगा, कितनी गुड्स वो परचेज करेगा, कितनी क्वांटिटी में वो गुड्स परचेज करेगा, इट्स ऑलवेज डिपेंड ऑन हिज इनकम एंड प्राइस. उसकी इनकम और गुड्स के प्राइस पर ये डिपेंड करता है. जो इनकम होती है, जो उसकी इनकम होती है, इनकम ये बताती है कि एक्चुअली में वो परचेज कितना कर सकता है. इनकम का मतलब उसकी अपनी जो पर मंथ इनकम है, इस तरह की इनकम नहीं है. इनकम का मतलब यहाँ क्या है? अमाउंट, वो अमाउंट जो कंज्यूमर किसमें स्पेंड करना चाह रहा फॉर परचेजिंग ऑफ डेड गुड्स. वो जो गुड्स परचेज करना चाह रहा उसके लिए उसके अंदर एक है कि हम इतने रुपए तक इस गुड्स को परचेज करने में खर्च करेंगे. तो जो वो परचेज करने के लिए वो गुड्स खर्च कर रहा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? कंज्यूमर इनकम. उसको कंज्यूमर इनकम कहा जाता है, और इसी को हम दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं कंज्यूमर बजट. क्या बोलते हैं इसको? कंज्यूमर बजट. तो हम लोग इसमें कंज्यूमर इनकम या कंज्यूमर बजट को हम लोग इसमें देखेंगे डिफिनीशन कि इट स्टेट दैट रियल इनकम आर परचेजिंग पावर. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल इनकम को या फिर परचेजिंग पावर को. तो रियल इनकम का मतलब क्या हो गया? जो गुड्स वो परचेज करने जा रहा है उसी गुड्स की हम बात कर रहे हैं. अब परचेजिंग पावर का मतलब क्या हो गया? वो गुड्स कितना वो परचेज करना चाह रहा है. आप द कंज्यूमर फ्रॉम विच ही कैन परचेज सर्टेन क्वांटिटेटिव बंडल्स ऑफ टू गुड एट गिवन प्राइस. जो प्राइस दिया गया है उस प्राइस में कितनी क्वांटिटी में गुड्स परचेज करेगा, और उसको तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बजट या कंज्यूमर बजट. तो कंज्यूमर बजट क्या होता है? कंज्यूमर बजट ये बताता है कि वो कितने रुपए की गुड्स परचेज करने जा रहा है, या उसकी परचेजिंग पावर क्या है, या उस गुड्स से रिलेटेड उसकी रियल इनकम क्या है जिस गुड्स के बंडल्स को वो परचेज करने जा रहा है. तो बजट में होगा तभी वो परचेज करेगा, अगर बजट में नहीं है तो वो परचेज नहीं करेगा. तो इसको कंज्यूमर बजट कहा जाता है. और कंज्यूमर बजट की डिफिनीशन आपने अपने सामने इसको देखी. तो ये कंज्यूमर बजट है. कंज्यूमर बजट के बाद हम लोग अब इसको डिफाइन करने के लिए आ रहे हैं. एक टर्म होता है, क्या टर्म होता है? बजट लाइन. क्या बोलते हैं इसको? बजट लाइन. तो बजट लाइन की एक सिंपल सी डिफिनीशन है कि इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच कैन बी परचेज विद given income and price such that the cost of each of these combination is equal to the money income of the consumer. कह रहा है कि ये उन टू पॉसिबल कॉम्बिनेशन की परचेजिंग की बात कर रहा है जिनको परचेज करने में कंज्यूमर का एक्सपेंसेस कितना होना चाहिए? गिवन इनकम के बराबर. इसको हम दूसरी तरह से इस डिफिनीशन को समझने की कोशिश करते हैं. जैसे हम मान लें कि मेरे पास क्या है? मनी इनकम कितनी है? मनी इनकम का मतलब आप सभी समझ गए होंगे. मनी इनकम कितनी है हमारे पास? 20 रुपीज. कितनी है? 20 रुपीज. ये मनी इनकम है हमारे पास. इसको हम दूसरी तरह समझते हैं. इसी को मनी इनकम की बजाय इसको क्या बोल सकते हैं? कंज्यूमर बजट बोल सकते हैं. इसी को उसको रियल इनकम बोल सकते हैं. इसी को परचेजिंग पावर बोल सकते हैं. तो एक जो कंज्यूमर है उसकी रियल इनकम है 20 रुपए, और 20 रुपए को गुड्स परचेज करेगा. तो ये अब उसके पास क्या है? जब मनी इनकम उसके पास 20 रुपए है तो 20 रुपए को गुड्स परचेज करेगा. वी हैव टू गुड्स, एक्स एंड वाई. एक्स का प्राइस क्या है? 10 रुपीज पर यूनिट, और वाई का प्राइस क्या है? 10 रुपीज पर यूनिट. एक्स और वाई दोनों ही 10 रुपए में मिलते हैं. एक यूनिट अगर खरीदेगा एक्स का तो वो 10 रुपए में मिलेगा. एक यूनिट खरीदेगा वाई का तो वो भी 10 रुपए में ही मिलेगा. तो अब कंज्यूमर जब इनको खरीदने जा रहा है तो खरीदने में उसके पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन कौन से हो जाएंगे?
क्योंकि यहाँ एक टर्म यूज किया गया था ना कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं कि एक यूनिट इसकी खरीदे और एक यूनिट इसकी खरीदे। तो एक क्या हो गया, इसको अगर हम ये कर ले 1 1 का एक कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा हो सकता है 2 यूनिट x की खरीद ले और y की 0 रखे। तीसरा हो सकता है y की 2 खरीद ले और x यानी y की 0 x की 0 रहे और y की क्या रहे 2 रहे। तो इसमें क्या हो रहा है, उसके पास इसमें जब एक यूनिट इसका एक यूनिट इसका परचेज कर रहा है तो दोनों क्या हो गए 20 रुपए पूरे एक्सपेंस हो गए। अब क्या कर रहा है 2 यूनिट इसका और इसका 0 खरीद रहा है, तब भी उसके 20 पूरे चले गए। 2 × 10 = 20। अब क्या कर रहा है इसका 0 और इसका 2, तो 0 इसका खरीदा उसका 2 खरीदा, तब भी 2 × 10 20 रुपए। तो दीज आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड। और इसको अगर ग्राफिकली प्रेजेंट करना हो तो ग्राफिकली आप जब इसको प्रेजेंट करेंगे तो आप देखेंगे, अभी इसको हम लोग और ज्यादा ढंग से देखेंगे। तो इसको ग्राफिकली मैंने प्रेजेंट किया तो क्या हो गया, ये y लाइन थी और ये x लाइन थी। तो एक तो कॉम्बिनेशन यहां बन जाएगा, मान लो 1 है और 2 है, 1 है और 2 है। तो ये 1 था ये 2 था, ये 1 था ये 2 था। तो एक कॉम्बिनेशन तो यहां हो गया कि y के 2 हो गए और x के 0 हो गए। एक कॉम्बिनेशन यहां बना कि 0 और x के 2 हो गए। एक कॉम्बिनेशन मिड में बन गया कि 1 और 1। तो अब इस लाइन को देखोगे, जब इसको प्रेजेंट किया जा रहा है और सारे पॉइंट्स को मिला दिया जा रहा है तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बन गई। तो इस तरह से जो मनी इनकम है आप देख रहे हो कि बजट लाइन में जब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है तो रिप्रेजेंट करने में क्या होता है कि हमें वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को ढूंढने होते हैं जिससे पूरी इंटायर इनकम खर्च हो जाए। तो एक दूसरी तरह से इसको हम अगर डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन क्या कर सकते हैं कि बजट लाइन रिप्रेजेंट द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कंज्यूमर कैन परचेज इन गिवन इनकम। तो कंज्यूमर क्या कर सकता है, वो परचेज कर सकता है इन गिवन इनकम एंड प्राइस। तो क्या हो गया, इट इज द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड दैट कंज्यूमर कैन परचेज इन गिवन इनकम एंड प्राइस। जो इनकम दी गई है, जो प्राइस दिया गया उस प्राइस में एक्चुअली उसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त एक ही है बजट लाइन में कि इसमें पूरा का पूरा पैसा खर्च, क्योंकि लाइन में ही रहना है, तो उस लाइन के हम इधर और उधर मूव नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसको पूरा का पूरा परचेजिंग कर लेंगे। तो इसको हम लोग क्या इसी के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, क्या, बजट लाइन। तो बजट लाइन को एक इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि इट इज नोन एज द बजट लाइन। तो बजट लाइन की जो डिफिनीशन अभी हम लोगों ने डिस्कस की थी उसको आप एक एग्जांपल से द्वारा खुद ही जान गए होंगे। तो ये जो था ये बजट लाइन था। अब बजट लाइन को हम लोग फिर से इसको शेड्यूल के साथ में और इसको डायग्राम के साथ में एक बार फिर से जानने की कोशिश करते हैं कि शेड्यूल और डायग्राम के साथ में क्या कि इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करके देखते हैं और इसका शेड्यूल बना के देखते हैं। तो शेड्यूल एक्चुअल में ये बना हुआ है। शेड्यूल क्या है, तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल इसको स्टार्ट करें तो उसके पहले ये जो एग्जाम्पल मैंने बनाया हुआ है, जो शेड्यूल इसमें बना हुआ है, अब उस शेड्यूल को अभी थोड़ा सा अधूरा है, उसको कंप्लीट करें। तो उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि कंज्यूमर हैज द बजट ऑफ ₹20। यहाँ पर भी मैंने क्या मान लिया है, कंज्यूमर के पास कितने का बजट है, 20 रुपए का बजट है। आई स्पेंड ऑन 2 कमोडिटीज एप्पल एंड बनाना। वो किसमें इसको खर्च करेगा, 2 कमोडिटी, वन इज द एप्पल एंड सेकंड इज द बनाना। एप्पल प्राइस इज, एप्पल का प्राइस कितना है, 4 रुपीज इज, एंड बनाना प्राइस इज 2 रुपीज। दोनों में एक का 4 रुपीज का प्राइस है और दूसरे का कितना है, 2 रुपीज प्राइस है। और दोनों ही गुड्स जब वो परचेज करने जाएगा, दोनों के बंडल्स क्रिएट करेगा, तो उसको 20 रुपए पूरे खर्च होने चाहिए बजट लाइन के रूल। तो हमने ये कॉम्बिनेशन बनाया है। तो पहला कॉम्बिनेशन इसको देखने की कोशिश करेंगे। ई कॉम्बिनेशन है, इसमें एप्पल जो 4 रुपीज है, कितने यूनिट वो परचेज कर रहा है, 5। तो 5 × 4 और यहां कितना परचेज कर रहा है, 0। तो फिर 0 × 2, क्योंकि कितने रुपए प्राइस है, टोटल कितना हुआ 20, क्योंकि 5 × 4 =
20, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 0, तो 20 प्लस 0 इक्वल टू 20। सेकेंड कॉम्बिनेशन में वो क्या परचेज कर रहा है, 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 16, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4, तो 16 प्लस 4 इक्वल टू 20। फिर यहाँ पर 3, अगला कॉम्बिनेशन क्या, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 यूनिट है और 4 रुपीज प्राइस है 4, और यहाँ 4 यूनिट है और प्राइस कितना है 2, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इट्स मीन 12 रुपीज एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इट्स मीन 8 रुपीज। तो कितना 12 8 20। यहाँ पर भाई इस कॉम्बिनेशन में भी उसने कितने रुपए खर्च किए हैं, 20 रुपीज। थर्ड कॉम्बिनेशन में आते हैं हम लोग, 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12, 8 और 12 20। फिर अगला कॉम्बिनेशन है 1 का, 1 मल्टीप्लाई बाई 4, 8 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 4 और 16 इक्वल टू 20। फिर 0 मल्टीप्लाई बाई 4, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 20। तो आपने देखा कि ये जितने भी कॉम्बिनेशन मैंने इसमें क्रिएट किए हैं, इस कॉम्बिनेशन के बेस पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर 2 गुड्स हैं, 1 गुड्स इज एप्पल एंड सेकेंड इज द बनाना। दोनों गुड्स के प्राइस फिक्स है, एप्पल 4 रुपए पर यूनिट एंड बनाना इज द 2 रुपीज पर यूनिट। तो इनके दोनों के जब मैंने कॉम्बिनेशंस बनाए तो देख रहे हैं क्या, इंटायर इनकम इन्वेस्टेड, सारे गुड्स में क्या होता चला जा रहा है, सारी पूरी की पूरी इनकम क्या होती जा रही है, इन्वेस्ट होती चली जा रही। इसी को अगर हम लोग, क्योंकि बजट लाइन का मतलब ही होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, बजट लाइन की डिफिनेशन जब आप लोगों ने पढ़ी थी तो डिफिनेशन क्या थी, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स हैं उनको ग्राफिकली जब हम प्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होगा, इसको हम करके देखते हैं, इसको प्रेजेंट करके, तो प्रेजेंट करके हम जब इसको देखेंगे तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं 2 4 6 8 एंड 10, इसको पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसी तरह नीचे के पार्ट को डिवाइड 1 2 3 4 5, इसको इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। अब सबसे पहले 1 बाई 1 कॉम्बिनेशन में जाते हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या था, कॉम्बिनेशन ई में क्या था, 0 था और कितना था, ई में 5 था और 0 था। तो इसमें अगर इसको मैं दोनों को अलग अलग वो मान लूं, एक तरफ मैं क्या कर लूं, बनाना, इसमें बनाना को ले लेता हूं और इसमें इस लाइन पे यानी एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एप्पल को, और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द बनाना। तो अब हम इसके कॉम्बिनेशन को यहाँ पर सेट कर दें। तो सबसे पहले देखेंगे, यहाँ सबसे पहला पॉइंट इस जगह पर आएगा जहां पर क्या रहेगा 5 एंड 0। एप्पल कितने होंगे 5 और बनाना कितने होंगे 0। सेकेंड कॉम्बिनेशन एफ पे जाते हैं। एफ कॉम्बिनेशन में आप देखते हो कि एप्पल कितने हैं 4 और बनाना कितने हैं 2। तो इसको यहाँ इस जगह पर इसका पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पर इसको पॉइंट को मैं एफ नाम दे दूं या फिर उसके कॉम्बिनेशन को लिख दूं 4 एंड 2। फिर तीसरे में आते हैं, यहाँ पर इसका 3 है, अब उसका कितना है 4 है, तो इस कॉम्बिनेशन में आ गए। फिर अगले वाले में जाते हैं तो 2 है एंड 6 है। फिर उसके बाद वाले में जाते हैं तो 1 है एंड 8 है। उसके बाद में जाते हैं तो इस तरह से एक अगर इसको अगर स्ट्रेट लाइन अगर इसको सही से किया जाता तो ये स्ट्रेट लाइन पे ही आते हैं सभी पॉइंट और ये एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो जाती है। तो एक एफ हो गया, फिर जी हो गया, फिर इसके बाद क्या हो गया एच हो गया, इसके बाद आई हो गया, इसके बाद ये जे हो गया। तो ये एक बजट लाइन क्रिएट हो गई।
इस बजट लाइन में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस लाइन में जितने भी हैं, चाहे वो जे हो, चाहे आई हो, चाहे एच हो, जी हो, एफ हो, या फिर उसके बाद ई हो, सभी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो परचेज की जा रही बाय इन्वेस्टिंग हिज इंटायर इनकम, उसकी पूरी की पूरी इनकम खर्च करके उसको क्या किया जा रहा है, परचेज किया जा रहा है, तो इट इज नोन एज द बजट लाइन। इसको क्या कहा जाता है, बजट लाइन के नाम से जानते हैं। और इस तरह से इसका शेड्यूल बनता है और इस तरह से इसका डायग्राम बनता है और इसकी डिफिनेशन ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। तो ये बजट लाइन है। इसी तरह जब इसको बजट लाइन को अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बजट लाइन को, तो हमेशा क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एम इक्वल टू क्या होता है, एम किसको रिप्रेजेंट करता है, मनी इनकम। मनी इनकम को ही मैं क्या बार बार बोल रहा हूं, बजट, कंज्यूमर बजट, इसको क्या बोला जाता है, कंज्यूमर बजट। एम इक्वल टू पी ए। पी ए का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ गुड्स ए या प्राइस ऑफ एप्पल, फिर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ एप्पल, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, क्वांटिटी ऑफ एप्पल। फिर क्या कर देंगे, जैसे इसमें था ये सब प्लस थे, अगर इसको इसी को मैं फार्मूले में कन्वर्ट कर रहा हूं, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस फिर प्राइस ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ बी। तो इसमें मनी, इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम तो सभी जान गए, मनी इनकम मतलब कंज्यूमर बजट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पी ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर पी ए को हम लिखेंगे तो ये प्राइस ऑफ एप्पल पर पीस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यू ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ एप्पल। फिर पी बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइस ऑफ बनाना। एंड क्यू बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइस ऑफ ए क्वांटिटी ऑफ बनाना, वो क्वांटिटी को बनाना रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये और इसका जो सम है वो इक्वल होना है, जितनी मनी हमारे पास हो यानी जितना हमारे पास बजट हो, इट ऑलवेज इक्वल टू द मनी इन्वेस्टेड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर ने जितना पैसा उसको यानी पूरी की पूरी इंटायर इनकम को क्या कर देना है, इन्वेस्ट कर देना है। तो ये इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो हमें बार बार इसको क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, इस तरह इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी में बहुत बार आता है कि एक रहता है स्लोप ऑफ दी बजट लाइन, बजट लाइन का स्लोप कैसा होता है। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि द स्लोप ऑफ कर्व इज कैलकुलेटेड अ चेंज इन द वेरिएबल ऑफ द वर्टिकल ऑफ वाई एक्सिस एंड डिवाइडेड बाय द चेंज इन द वेरिएबल ऑफ हॉरिजॉन्टल ऑफ एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का जो दोनों का जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज है, जैसे यहां पर अगर मैंने इसको फार्मूले के रूप में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि स्लोप ऑफ बजट लाइन, तो इसका फार्मूला कैसे क्रिएट होगा कि रेट ऑफ चेंज इन सैक्रिफाइस डिवाइड बाय रेट ऑफ चेंज इन गेन। किस रेट ऑफ चेंज इन सैक्रिफाइस डिवाइड बाय रेट ऑफ चेंज इन गेन, कितना सैक्रिफाइस हुआ और कितना गेन हुआ, उसी के बेस से इसको ये रिप्रेजेंट होगा और उसी के बेस से इसको हम लोग जान पाएंगे। तो ये फार्मूला इसका क्रिएट होता है। रेट ऑफ सैक्रिफाइस यहाँ कौन है, तो यहाँ पर सैक्रिफाइस क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है तो डेल्टा ए का मतलब सैक्रिफाइस किसमें हो रहा है, एप्पल में, और डेल्टा बी मतलब गेन किसमें हो रहा है, बनाना में। तो सैक्रिफाइस जो होता है और जो गेन होता है उन्हीं दोनों के बजट को लेकर के उसी को हम इसमें बनाते हैं और इस तरह से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करते हैं। और जो फार्मूला होता है कभी भी स्लोप ऑफ दी बजट लाइन, कि बजट लाइन का स्लोप कैसा होगा, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए तो जब भी सैक्रिफाइस और गेन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो बजट लाइन इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। बजट लाइन कैसी होती है, डाउनवर्ड ही स्लोपिंग होती है। अब इसी में एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं बजट सेट। बजट लाइन में क्या हो रहा है, इंटायर इनकम इन्वेस्टेड, मतलब जितना भी मनी इनकम हमारे पास अवेलेबल थी या कंज्यूमर बजट जितना था वो पूरा का पूरा खर्च हो जाना चाहिए, उसमें एक भी रुपया बचना नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं जितने भी मैंने पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्रिएट किए
सारे कॉम्बिनेशन में जो मनी इनकम थी उसकी 20 रुपए थी, तो सारे कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हो 20 रुपए पूरे क्या हो जा रहे हैं, खर्च हो जा रहे हैं। कोई भी रुपए उसमें बच नहीं रहा, एक भी रुपए उसमें किसी भी तरह से बच नहीं रहा, बचना नहीं चाहिए। लेकिन जो बजट सेट होता है, बजट सेट एक थोड़ा सा दूसरा हो जाता है। बजट सेट में थोड़े से कॉम्बिनेशन, जो जैसे हमारे इतने कॉम्बिनेशन क्रिएट हुए थे, थोड़े उसमें ज्यादा कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाते हैं। तो बजट सेट को जब हम डिफाइन करते हैं तो क्या बोलते हैं, बजट सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड इन गिवन हिज इनकम एंड प्राइस इन द मार्केट। जो उसके पास इनकम है और जो प्राइस में गुड्स की मार्केट है, उस पैसे में उसको पूरा क्या कर लेना है, अफोर्ड कर लेना है, उतने में आ जाना चाहिए। मतलब पूरी इनकम खर्च भी कर सकते हो, नहीं भी खर्च कर सकते। अफोर्ड का मतलब क्या होगी, उतने के अंदर हो जाना चाहिए, उतने में या उससे कम में हो जाना चाहिए। तो यहां पर आपके पास एक ऑप्शन और आ जाता है कि आप इंटायर इनकम को इन्वेस्ट कर दें या फिर उसमें से कुछ इनकम आप बचा लें, उसमें से कुछ रुपये आप क्या कर लो, बचा लो। तो यहाँ पर क्या होता, या तो 20 रुपए में आप खरीदते या 20 रुपए से कम में भी खरीद सकते थे। जैसे ये अभी तक लाइन हमने जो बजट लाइन बनाई थी, इस बजट लाइन पे ही आपको रहना था, इसके ना ऊपर जाना था ना इसके नीचे आना था। लेकिन बजट सेट में क्या हो सकता है, इसके अंदर के भी जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो भी आप परचेज कर सकते हो। मतलब कि आप 4-2 था तो 4-1 वाला भी कॉम्बिनेशन ले सकते थे। 4 का मतलब क्या था, 16 रुपए, और 1 का मतलब क्या था, 2, मतलब 18 रुपए भी खर्च कर सकते थे। जैसे इसका कॉम्बिनेशन मैं शुरू में आपको एक एग्जाम्पल बताया था, वो एग्जाम्पल के रूप में मैंने उसमें भी 20 लिए थे, और उसमें मैंने क्या लिया था, जो मनी इनकम थी, मनी इनकम कितनी थी, 20 रुपए का। कितना था, 20 रुपए था। अब प्राइस ऑफ बोथ गुड्स इज 10 and 10, दोनों गुड्स के प्राइस क्या थे, 10-10। तो वहां पर मैंने कॉम्बिनेशन क्या बनाया था, 1-1, फिर सबसे पहले वाले एग्जांपल में 2-0, और फिर क्या था 0-2, क्योंकि 10 रुपए सब खर्च था, 10-10 रुपए ही होता था। तो इसलिए आप क्या कर रहे थे कि या तो 2 गुड्स एक दोनों खरीद रहे थे, या एक ही का दोनों खरीदने में 20 रुपए चले जा रहे थे, या दूसरे Y के 2 खरीद रहे थे तब भी 20 चले जा रहे थे। लेकिन अगर बजट सेट होता तो और कॉम्बिनेशन बन जाता कि 1-0 हो सकता था, फिर यह 0-1 हो सकता था, ये भी 2 नए कॉम्बिनेशन बन जाते। इसमें क्या होता, एक ही गुड्स एक का खरीदते, दूसरे का कुछ ना खरीदते। जब एक का एक गुड्स खरीदते आप तो 10 रुपए ही खर्च होते, 10 बच जाते, या दूसरे का एक खरीदते तो भी 10 खर्च होते और बाकी बच जाते। तो ये आप देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन इसमें क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन बढ़ जाता है। तो बजट सेट क्या होता है, कैन अफोर्ड, यानी अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसमें उसके बराबर हो या उससे कम हो। तो दोनों में एक डिफरेंस क्या है, बजट लाइन एंड बजट सेट में। जो बजट लाइन सेट होता है, इट इंक्लूड द ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर बंडल्स, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे ऑफ बंडल विच कॉस्ट इज लेस देन आर इक्वल टू कंज्यूमर्स मनी इनकम। जो कंज्यूमर की मनी इनकम है उसके बराबर हो या उससे कम हो, दोनों ऑप्शंस इसमें हो सकते हैं एट गिवन प्राइस। तो इसका एक, अगर फिर से इसको एक सिंपल उसमें देखें तो क्या हो गया, बजट सेट इंक्लूड द पॉसिबल बंडल्स विच कॉस्ट इज लेस देन आर इक्वल टू द कंज्यूमर्स मनी इनकम एट द गिवन प्राइस। जो प्राइस दिया गया उसमें उसके बराबर हो या उससे कम हो जाए। वहीं पे अदर हैंड में अगर हम लोग देखेंगे तो बजट लाइन क्या होती थी कि बजट लाइन रिप्रेजेंट द ऑल दोज बंडल दैट द कंज्यूमर कैन परचेज बाय स्पेंडिंग हिज इंटायर इनकम एट द गिवन प्राइस। वो सारी इनकम ही अपनी खर्च कर देगा उसके गिवन प्राइस में। अगर इसको ग्राफिकली जब प्रेजेंट करते हैं तो जो बजट सेट होता है, इट कैन बी इन बजट लाइन और अंडर द बजट लाइन, बट बजट लाइन ऑलवेज इन बजट लाइन। वो केवल बजट लाइन में ही होगा, उसके अंदर और बाहर नहीं होगा। तो ये जैसे मैंने अभी एग्जांपल के रूप में आपको बताया था
कि बजट सेट अगर बजट लाइन होती तो इसी में होती, इसके अंदर बाहर नहीं होती। बजट सेट इसमें भी हो सकती थी और इसके अंदर भी हो सकती थी। तो ये डिफरेंस है बजट लाइन और बजट सेट के बीच में। तो आप इसको समझ गए होंगे कि बजट लाइन और बजट सेट के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है और किस तरह से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरह से इसको बना सकते हैं। फिर इसको हम लोग दूसरी तरह से देखते हैं इसमें कि इसके कुछ मेन पॉइंट है जिनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग लास्ट में। थोड़ा सा टाइम इसमें लगता है इसको जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसको देखोगे जब भी इसको आप रिप्रेजेंट करोगे तो इसमें एक छोटा सा चेंज रहता है, थोड़ी सी छोटी छोटी सी बातें रहती हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक सबसे पहले होता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहली बजट लाइन क्या होती है? जब बजट लाइन अगर हमने यहाँ पर बनाया हुआ था, इस तरह से बजट लाइन जब बनाया गया तो पहली प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही है, मेरा हाथ किधर को चल रहा है, डाउनवर्ड चल रहा, ऊपर से नीचे को चल रहा। तो बजट लाइन इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? बिकॉज इट रिप्रेजेंट द निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन गुड्स ए एंड गुड्स बी। जो दोनों गुड्स हैं उसके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? निगेटिव रिलेशनशिप होता है। इट मीन व्हेन वन गुड्स इंक्रीजेज अदर गुड्स डिक्रीजेज। एक गुड्स की बढ़ती क्वांटिटी तो अदर गुड्स की क्वांटिटी लगातार क्या होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसकी एक प्रॉपर्टी क्या हो गई? डाउनवर्ड स्लोपिंग। दूसरी बजट लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। जो बजट लाइन है वो सीधे क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है, ना कॉन्वेक्स होती है ना वो कॉनकेव होती है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स वो नहीं होती। इसका मेन रीजन क्या होता है कि जनरली बजट लाइन ऑलवेज रिप्रेजेंट इन अ प्राइस। प्राइस रिप्रेजेंट किया जाता है मनी में, क्वांटिटी में प्रेजेंट उसको नहीं किया जाता। जो प्रेजेंटेशन है वो प्राइस के सेंस में है। तो ये जब इस तरह के प्रेजेंटेशन होगा तो क्या होगा? बजट लाइन कैसी होगी? हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये स्ट्रेट लाइन होती है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द प्राइस लाइन। इसको क्या कहा जाता है? प्राइस लाइन भी कहा जाता है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन आती है। इट ऑलवेज प्रेजेंट इन अ प्राइस ऑफ टू गुड्स। दोनों गुड्स के प्राइस के बेस से ही इसके कॉम्बिनेशन को क्रिएट किया जाता है, उसी बेसिस को प्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए इससे कहते हैं। अब बजट लाइन में एक क्वेश्चन आता है कि जो बजट लाइन है ये शिफ्ट होती है कि नहीं? बजट लाइन, तो बजट लाइन जो होती है उसके दो ही रीजंस होते हैं शिफ्ट होने के। एक जो इसका रीजन होता है वो क्या है? इट्स ओन प्राइस, इट्स प्राइस। और दूसरा इसका रीजन क्या हो सकता है? चेंज इन इनकम, इनकम में चेंज होने से। तो इफेक्ट अभी हम इसके देखते हैं कि कब ये बढ़ेगा। तो पहला क्या हो गया? शिफ्ट। बजट लाइन शिफ्ट होने का, शिफ्ट होने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि अगर ये डायग्राम हमने बनाया हुआ है, इस डायग्राम की इस लाइन को थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं हम लोग। ये जो हमने बनाया हुआ है, शिफ्ट होने का मतलब या तो ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाए। इसका अपवर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या है? अगर इसका नाम A था तो ये A1 हो गया। इसी तरह से ये क्या हो जाए? डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाए। डाउनवर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या है? ये A2 हो गई। तो बजट लाइन या तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी या बजट लाइन क्या हो जाए? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए। राइटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या होता है कि राइट हैंड साइड यानी अपवर्ड शिफ्ट हो गई है। तो ये अपवर्ड, इसका केवल एक ही रीजन है कि अगर सबसे पहला हमने इसको अभी मैं इसको अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट होने का पहला रीजन किस बेस से पढ़ रहा हूं? चेंज इन इनकम। किसमें चेंज हो रहा है? इनकम। कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें चेंज। तो कंज्यूमर की इनकम दो तरह से चेंज हो सकती है, ये इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज हो सकती है। तो अगर इंक्रीज होती है कंज्यूमर की इनकम तो बजट लाइन क्या होगी, या जिसको हम बजट लाइन बोल रहे हैं, ये क्या हो जाएगी? अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। जैसे इनकम बढ़ेगी, क्योंकि ये अगर 20 रुपए को रिप्रेजेंट कर रही है, आज हमारी इनकम बढ़कर 30 रुपए हो गई, तो 20 से शिफ्ट होकर ये 30 में चली जाएगी और ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और इसमें क्या होगा? दोनों गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, दोनों गुड्स के कॉम्बिनेशन ज्यादा हो जाएंगे। तो इट शिफ्टेड अपवर्ड। यही हो सकता है कि ये कहां शिफ्ट हो जाए?
डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाए। कब? जब इनकम डिक्रीज करे। इंक्रीज करने में अपवर्ड जा रहे थे, तो डिक्रीज करने में कहाँ जाएगी? डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो ये डाउनवर्ड जब शिफ्ट होगी इसको, तो डाउनवर्ड शिफ्ट होने का भी वही रीजन है कि इनकम क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। डिक्रीज हो जाएगी तो डिमांड ऑफ टू गुड्स डिक्रीज है, दोनों गुड्स की डिमांड में चेंज आ जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगी। फिर इसका होता है चेंज इन प्राइस। प्राइस में क्या चेंज हो? प्राइस में भी इसका सेकेंड रीजन क्या हो जाएगा? प्राइस में चेंज इन प्राइस। प्राइस में भी अगर दोनों गुड्स के प्राइस डिक्रीज होते हैं तो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और दोनों गुड्स के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। डिक्रीज होने में क्या हो रहा है कि हम गुड्स की क्वांटिटी को बढ़ा लेंगे। इंक्रीज होने का मतलब क्या है? हम गुड्स की क्वांटिटी को क्या कर लेंगे? डिक्रीज कर लेंगे। प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, और प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। तब भी इसकी व्हेन प्राइस डिक्रीजेस बजट लाइन शिफ्ट अपवर्ड, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस बजट लाइन शिफ्ट डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। इसके अलावा इसमें और चेंज आते हैं जिसको जो शिफ्ट होते हैं। ये शिफ्ट तो क्या था? शिफ्ट यानी अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट था। एक रोटेशन होता है, क्या हो जाता है? रोटेशन के सेंस में इसको करते हैं, और इसमें हमेशा केवल इफेक्ट चेंज इन प्राइस का होता है। हमने इसको बनाया हुआ था, इसमें क्या हो रहा था कि जो OA था वो शिफ्ट हो गया OA1 हो जा रहा था, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा था। इस लाइन में क्या होगा कि व्हेन प्राइस चेंज इन ओनली वन कमोडिटी, यहां क्या हो रहा था? ये A था और ये A1 हुआ। इस A1 हुआ, इसमें क्या हो रहा है? एक Y में कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन क्या हो रहा है? X में प्राइस में चेंज हो जा रहा। तो X की डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन Y की प्राइस में कोई चेंज नहीं हो जाएगा। तो इसमें किसका प्राइस चेंज हो रहा? व्हेन चेंज इन प्राइस ऑफ गुड X, यानी डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड X। गुड X के प्राइस डिक्रीज हुआ, इसलिए उसकी डिमांड बढ़ गई। अब गुड्स Y के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए वो सेम पॉइंट से स्टार्ट होगा। दूसरी यही चीज क्या हो जाती? जैसे यही क्या हो जाती? ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती। इसमें क्या हुआ है? व्हेन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड X, गुड X का प्राइस इंक्रीज हो गया तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो गई, अब गुड्स Y में कोई चेंज नहीं आया। इसी का अगर ये उल्टा हो जाता, उल्टा होने का मतलब क्या है? गुड X में के प्राइस में कोई चेंज ना होता, अब गुड्स Y का प्राइस क्या हो जाता? ये A था, ये A1 हो जाता। प्राइस क्या हुआ? डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड Y का प्राइस डिक्रीज हुआ तो उसकी डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। फिर इसके बाद क्या हो गया? इसके प्राइस क्या हुआ? यहां पर क्या हुआ था? प्राइस डिक्रीज हुआ था, अब प्राइस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स Y, तो वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी एक तरफ, और दूसरी तरफ इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो कुल मिला के बजट में इतने कॉन्सेप्ट थे। एक ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया? शिफ्ट इन बजट लाइन। और शिफ्ट इन बजट लाइन दो तरह से हुआ, एक प्राइस के कारण और दूसरा इनकम के कारण। इनकम के कारण जब चेंज होता है तो पूरा होता है, दो यानी पूरी लाइन अपवर्ड चली जाती है, पूरी लाइन डाउनवर्ड आ जाती है। लेकिन प्राइस के कारण दोनों बातें हो सकती हैं, पूरी लाइन अपवर्ड चली जाए, पूरी लाइन डाउनवर्ड आ जाए, जब दोनों में प्राइस एक साथ चेंज हो। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि एक का प्राइस चेंज होता है, रियल सिचुएशन तो यही होती है, और एक के प्राइस में कोई चेंज नहीं होता। तो जिसके प्राइस में चेंज हुआ उसी की लाइन चेंज होगी और दूसरे की लाइन में चेंजेस नहीं आएंगी, जिनको आपने देख लिया है। तो वो प्राइस दोनों बात हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो उसके बेसिस को कैसे इसके चेंज आएगा, तो ये पूरा बजट लाइन चैप्टर था। हम लोग बजट को इस चैप्टर में जाने की बजट लाइन होती क्या है और बजट किस तरह से वर्क करता है। ओके, थैंक यू।